हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम इंजन पर। आज ही हमारी गद्य खंड की सेकंड क्लास होने वाली है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनु भंडारी जी की जो रचना है एक कहानी यह भी। ये जो रचना है इसे हम आत्मकथ्य की श्रेणी में रखते हैं। आत्मकथ्य। यदि आपसे एग्जाम में इसकी विधा के बारे में पूछेगा कि एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की जो रचना है उसे आप क्या कहेंगे, कौन सी विधा है, तो आप कहेंगे इसे आत्मकथ्य। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले तो हम इस कहानी का जो है ओवरव्यू कर लेते हैं कि यह कहानी क्या है। ये जो आत्मकथा है या आत्मकथ्य है इसमें कौन कौन से किरदार हैं, किस तरह ये कहानी चलती है, और इसके बाद हम इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज है इन्हीं में से एग्जाम में आना संभावित है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या होता है। पहला जो भाग है इसमें हमने जो कहानी है इसे 2-3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो भाग है इसमें हम पढ़ेंगे कहानी की शुरुआत कैसी होती है और आप उसके जो घर का माहौल है, हमारी लेखिका कौन है, मनु भंडारी जी, इनके घर का माहौल कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये एक गाँव है भानपुरा। भानपुरा के मध्य प्रदेश में लेखिका का जन्म होता है। यदि आपसे जन्म के बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे, भानपुरा मध्य प्रदेश में लेखिका का जन्म होता है। इसके बाद जो इनकी बचपन की याद है, इनका बचपन बीतता है अजमेर राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ, अजमेर का जो ब्रह्मपुरी मोहल्ला है वहां पर लेखिका का बचपन बीतता है। इसके बाद जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में इनका जो घर था, मकान का लेआउट किस तरीके से था, इसमें ऊपर जो है पिताजी रहते थे, मतलब पिताजी की जो कामकाजी वाली चीजें थी, उनकी किताबें, उनकी पत्रिकाएं और डिक्टेशन संबंधी चीजें, ये सभी ऊपर वाले एरिया में थी। घर के ऊपर वाले भाग में 2 भाग थे घर के, एक निचली मंजिल और एक ऊपरी मंजिल। ऊपरी मंजिल में कौन रहा करते थे, मतलब पिताजी की सारी चीजें ऊपरी मंजिल में थी, और नीचे माँ और भाई बहन रहते थे। बेपढ़ी लिखी माँ, लेखिका की जो माँ थी वो पढ़ी लिखी थी क्या, नहीं थी, और इनके कौन रहते थे, भाई बहन रहते थे। अब यदि लेखिका के माँ का चरित्र हम देखें तो यह अत्यधिक सहनशील, त्याग की मूरत, लेकिन खुद का कोई वजूद नहीं। मतलब जैसे हमारी माँ है या हम सभी की माँ कुछ ऐसी ही होती है, सहनशील होती है, त्याग की मूरत होती है, दिन भर हमारे लिए काम करती है, और उसका बेचारी का कोई वजूद भी नहीं रहता है। वजूद तो रहता है पर मतलब होता है ना, एक माँ जैसी माँ, सबको अपनी माँ की याद आ गई होगी कि किस तरीके से माँ केवल हमारे लिए काम करती है और हमारे लिए जीती है। इसके बाद आते हैं लेखिका के पिताजी। लेखिका के जो पिताजी थे ये थोड़े से कैसे थे, हर पिताजी जो है थोड़ा सा कठोर होता है, कुछ इस टाइप से इनके पिताजी भी क्या थे, कठोर थे। अब कठोर कैसे हुए पिताजी, कहानी में समझते हैं। इंदौर से अजमेर का सफर। देखिए ये लोग पहले कहाँ रहते थे, एमपी में। जन्म तो लेखिका का भानपुरा में हुआ था, पर ये लोग रहते कहाँ थे, इंदौर में। पर इंदौर में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण इनको कहाँ जाना पड़ा, अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। अब पुराना दौर इंदौर में बीता, बेहद दरियादिल इंसान थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे और समाज सुधारक के कार्यों में भी एक्टिव थे, और इनका जिस कारण से इनका क्या था, मान सम्मान बहुत ज़्यादा था। इसके बाद पिताजी की उपलब्धि क्या थी, अंग्रेजी विषय में डिक्शनरी का निर्माण किया था, जिससे इन्हें यश तो बहुत मिला पर पैसा नहीं मिला। किसी अपने ने इन्हें क्या कर दिया, धोखा दे दिया, जिस कारण से केवल सीधे आदमी को क्या मिल जाता है, यश मिल जाता है, कि वाहवाही हो जाती है उसकी कि हाँ भाई इसने ऐसा काम किया है, लेकिन पैसा नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए, जो अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके बाद नया दौर इनका कहाँ बीता, अजमेर में बीता। और कैसे बीता, आर्थिक तंगी और अपनों के धोखे ने स्वभाव को बदला। जो इंदौर में इनके साथ धोखा हुआ था उस कारण से अजमेर में ये आर्थिक तंगी में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और इस कारण से इनका जो स्वभाव कैसा हो गया, शक्की, क्रोधी और अहंकारी। पहले कैसे इंसान थे, ये दरिया दिल इंसान थे, लेकिन बाद में इनका स्वभाव कैसा हो गया, शक्की, क्रोधी और अहंकारी। धोखा ऐसा ही होता है, जो अपनों का धोखा होता है वो आदमी को बदल देता है। इसके बाद ये रसोई घर को क्या बोलते थे, भटियार खाना, जहां प्रतिभा भट्टी में झोंक दी जाती है। अभी भी जो आपका किचन है, मान लो जो हमारी बहनें अभी तैयारी कर रही हैं, अभी तैयारी किस लिए कर रही हैं, क्योंकि वो इसी जो ये जो इनके पैर में जो जंजीर जकड़ी हुई है इसे क्या करना चाहती है, लोग तोड़ना चाहती है, नहीं तो इनकी क्या हो जाएगी, यदि इनका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए शादी तो फिर भी होना है, पर
जैसे ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकती है, अपने सपनों को जी सकती है, तो इसके लिए एग्जाम का फॉर्म भरती है। नहीं तो क्या होगा, इन्हें चूल्हे चौके में झोंक दिया जाएगा। और लेखिका के पिताजी से यही बोलते थे भटियार खाना, जहाँ पर क्या होता है हमारी बहनों की, जैसे बहनें तैयारी कर रही है तो इनकी प्रतिभा को क्या होता है भट्टी में झोंक दिया जाता है। अब इनकी चाहत क्या थी, लेखिका के पिताजी की चाहत थी कि बेटी घर की राजनीतिक बहसों में बैठे। देखिए पिताजी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो बेटी जो थी वो भी राजनीतिज्ञ वगैरह आते थे, तो पिताजी चाहते थे कि इनकी बातों को सुने और राजनीति को समझे कि किस तरीके से देश चलता है। पर सिर्फ घर के अंदर, मतलब बाहर जो आंदोलन हो रहे हैं, आज़ादी के समय जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे उसमें भाग नहीं ले, केवल घर के अंदर बैठकर समझे देश दुनिया को, ये पिताजी चाहते थे। अब लेखिका क्या चाहती थी, देखिए लेखिका का हीन भावना से सामना हुआ बचपन में। अब बचपन में लेखिका का कैसे हीन भावना से सामना हुआ, कारण था बड़ी बहन सुशीला, नाम ध्यान रखना। सुशीला कैसी थी, गोरी थी, स्वस्थ थी और हंसमुख थी। पिताजी द्वारा लगातार तुलना होती थी। देखिए घर में यदि दो बच्चे हैं तो दोनों की आपस में तुलना होगी, स्वाभाविक सी बात है। एक थोड़ा सा क्या होगा, कमतर होगा और एक अच्छा किसी भी चीज में अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, शरीर से अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा। तो जब दोनों की तुलना होती है तो जो कम वाला बच्चा है ये बेचारा थोड़ा छोटा दबा दबा सा रहने लगता है। इससे हर चीज में क्या होता है, कम फील होता है कि यार मतलब मैंने क्या, इसमें मेरी क्या गलती है। अब जैसे सुशीला जो थी काली थी, इसमें इसकी क्या गलती है। मनु जो थी, सुशीला तो गोरी स्वस्थ और हंसमुख थी, इसके बाद दुबली और मरियल भी थी, कौन, हमारी मनु जो लेखिका है। अब असर क्या पड़ा, दिमाग पे गहरा असर पड़ता है जब बचपन में ऐसी चीजें होती है। नाम और सम्मान मिलने के बाद भी अपनी तारीफ पर झेप जाना। जब बड़ी हुई और नाम और सम्मान मिला अपने काम के कारण, तो अपनी तारीफ पर भी क्या कर जाती थी, ये झेप जाती थी कि मुझे कैसे मान और सम्मान मिल रहा है। मैं तो बचपन से ही मतलब दबी कुचली रही हूँ कि मेरी तुलना हुई और मैं हमेशा कमतर पाई जाती थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें सम्मान मिल रहा है। इसके बाद भाग 4 में क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। लेखिका के जीवन में क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, कॉलेज और शीला अग्रवाल के कारण। अब शीला अग्रवाल कौन है ये देख लेते हैं एक बार। क्रांति की शुरुआत हुई इनके जीवन में साल 1945, सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर। इस कॉलेज का नाम भी ध्यान रखना, कहाँ था ये भी ध्यान रखना। और सन क्या है, 1945, मतलब आजादी के पास का समय है। यहाँ क्या होता है, एक प्रोफेसर आती है जिनका नाम होता है शीला अग्रवाल, हिंदी की प्रोफेसर रहती हैं ये। असर क्या होता है इनका, शीला अग्रवाल जी का मनु के ऊपर, अच्छी साहित्यिक किताबों को चुनना सिखाया जाता है। प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र अज्ञे और यशपाल जी की किताबें इनको सजेस्ट की जाती है। मनु के भीतर दबे जोश को आंदोलन के लावे में बदल दिया जाता है। ये सब किसके द्वारा किया गया, शीला अग्रवाल जो कि क्या थी, एक प्रोफेसर थी। इन्होंने ही लेखिका को बताया कि कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, और जो इनके अंदर का, मनु के अंदर का जो जोश था वो बाहर कौन लेकर आया, शीला अग्रवाल जी लेकर आई। इसके बाद जो हमारा भाग है 5वां, इसमें क्या है, 2 ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है जो लेखिका के जीवन में है, जिसमें क्या होता है, गुस्सा गर्व में बदल जाता है। अब किसका गुस्सा गर्व में बदल जाता है ये हम नीचे देखते हैं। घटना पहली घटना क्या हुई, कॉलेज ने मनु सहित 3 लड़कियों को निकाल दिया, रस्टिकेट कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि रस्टिकेट किया तो पिताजी को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। पिताजी गुस्से में कहाँ पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल ने कहा आपकी बेटी के एक इशारे पर पूरी क्लास खाली हो जाती है। क्या बोला प्रिंसिपल ने, आपकी बेटी के एक इशारे पर पूरी क्लास खाली हो जाती है। पिताजी गर्व से बोले यह तो पूरे देश की पुकार है। पिताजी को गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी जो कैसी थी, काली थी, मरिया, मतलब जिसको मैं तुलना में क्या है कम आंकता था, आज उसके एक इशारे पर पूरी की पूरी क्लास खाली हो रही, मतलब उसमें नेतृत्व की क्षमता कितनी ज्यादा है। और पिताजी पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मतलब नेता टाइप के आदमी थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को देखा और गर्व से बोले यह तो पूरे देश की पुकार है। इसके बाद जब दूसरी घटना होती है, दूसरी घटना क्या होती है, चौराहे का भाषण। मनु क्या करती है, आंदोलन में भाग लेती है, कई आंदोलनों में भाग लेती है, और क्या देती है, इनकी बोलने की शैली बहुत जोरदार थी, तो ये चौराहे पर भाषण देती थी। अब अजमेर के एक चौराहे पर जब ये भाषण दे रही थी, वो भाषण कैसा था, तूफानी भाषण, मतलब जोरदार, लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अब पिताजी के रूढ़िवादी दोस्त थे अंबालाल जी, ने घर आकर क्या किया, बधाई दी। रूढ़िवादी दोस्त मतलब ये तो चाहते थे कि मनु घर से बाहर ना निकले, ये घर में ही रहे,
लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत अंबालाल जी आए। मनु देख कर डर गई इनको कि कहीं ये मेरे भाषण वाली बात पिताजी को ना बता दे, जिससे पिताजी मुझे घर से बाहर न निकलने दे। लेकिन जैसे ही अंबालाल जी आए, भंडारी जी आपने तो कमाल की बेटी पैदा की है। तो इससे क्या हुआ, पिताजी की छाती गर्व से चौड़ी हो गई, क्योंकि जो अंबालाल जी रूढ़िवादी आदमी थे, यदि वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने तो कमाल की बेटी पैदा की है, मतलब इसका यदि आप भाषण सुन लेते तो आप गदगद हो जाते। तो पिताजी की छाती गर्व से क्या हो गई, अब मनु के कारण चौड़ी हो गई। तो ये क्या था, आपकी जो आत्मकथ्य था, आत्मकथ्य का क्या था, ये ओवरव्यू, मतलब एक बार हमने पूरी कहानी पढ़ ली। देखिए कहानी तो बड़ी है, हमने कहानी को क्या है थोड़ा छोटा करके पढ़ा। यदि मैं पूरी कहानी लेकर आता तो स्वाभाविक से आते वीडियो बहुत बड़ा बन जाता और आप क्या हो जाते, बोर हो जाते। इसलिए मैं कहानी से ऐसी चीजें उठाकर लाया हूं जिनसे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है और इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ 20 एमसीक्यूज है, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आने वाले वीडियोस में आपके लिए क्या लाने वाला हूँ, 100 एमसीक्यूज। मतलब ये कैसे रहेंगे, ये जो आपका प्रश्न पत्र एग्जाम में आने वाला है, कितनी तारीख को आने वाला है, 24 जून से जो एग्जाम आपकी चालू हो रही है उसमें जो प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, सेम उसी लेवल के प्रश्न हम सेट करेंगे और 100 एमसीक्यूज का आपको क्या करवाएंगे, आपको मॉडल टेस्ट चालू करवाएंगे। और आपके एग्जाम से पहले 10 से 15 जो हम सेट हैं, 10 से 15 सेट हम खत्म कर लेंगे और इससे कई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र एक छोटा सा काम करना है, जो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है वो सब्सक्राइब की बटन को आपको क्या करना है, दबा देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपका एमसीक्यू है, मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था, किसका जन्म, मनु भंडारी जी जो लेखिका थी इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था, रामपुर में हुआ था, मानपुर में हुआ था, भानपुर में हुआ था या सीतामऊ में हुआ था। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ था, भानपुर गांव में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भानपुर में हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन से आपको कमेंट में बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है, 16, 17, 18 या 20। और यहाँ पर क्या करना है, तुक्के बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, यदि आप क्या करते हैं 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका सीधा सीधा क्या कटेगा, 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। इस 1 नंबर को आपको बचाना है, क्योंकि जब आप 16 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो सीधे सीधे आपके 4 नंबर कट जाएंगे और आप इसे सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। और इस बार कट ऑफ थोड़ी कम पर जाने का अनुमान है, क्योंकि लोग तुक्के बहुत ज़्यादा लगाते थे। कुछ लोगों के तो देखो तुक्के में नंबर ही नहीं आते हैं, यदि 10 तुक्के मारे हैं तो हो सकता है 10 गलत निकल जाए, और कुछ के क्या होते हैं सही चले जाते हैं। तो जो 10 वाले हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भाई तुक्के बिल्कुल नहीं मारना है, यदि आप तुक्के मारेंगे तो एग्जाम से बाहर होने की पूरी संभावना है। तो तुक्के क्या करना है, तुक्के नहीं मारना है। अब देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए, मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ था ये देख लिया हमने, भानपुरा तहसील में हुआ था। इसके बाद क्या आता है, लेखिका के बचपन और किशोर जीवन की यादें किस शहर और मोहल्ले से जुड़ी हुई है। जब लेखिका का बचपन कहाँ बीता था, अभी हमने ऊपर देखा था, क्या इंदौर में बीता था। इंदौर से तो पिताजी को क्या मिला था, धोखा मिला था। अजमेर ब्रह्मपुरी मोहल्ला, जयपुर राजा पार्क या भोपाल न्यू मार्केट, कहाँ बीता था बचपन, अभी हमने ऊपर पढ़ा अजमेर ब्रह्मपुरी मोहल्ला। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेखिका के मकान में उनके पिताजी का साम्राज्य किस मंजिल पर था। कहाँ उनका लंबा चौड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, जहां पर उनकी किताबें रखी हुई थी और उनकी डिक्टेशंस रखी हुई थी, उनकी डिक्शनरी से संबंधित चीजें रखी हुई थी। कहाँ पर रखी हुई थी ये सब चीजें, साम्राज्य कहाँ, काफी फैला हुआ साम्राज्य था। तो क्या पहली मंजिल पे था, निचली मंजिल पर था, ऊपरी मंजिल पर था या बेसमेंट में था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऊपरी मंजिल पर था। नीचे तो कौन रहते थे, नीचे उनके देखिए 2 मंजिल थी घर में, नीचे कौन रहती थी, माँ प्लस भाई बहन,
भाई बहन। ऊपर कौन रहते थे? पिताजी। रहते नहीं थे मतलब उनका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, ये बताया गया है पाठ में। इसके बाद लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? जैसे सभी की माँ का स्वभाव होता है वैसे ही लेखिका की माँ का। माँ तो भाई माँ होती है, वो किसी की भी माँ हो। तो क्या क्रोधी थी? नहीं थी। शक्की थी? नहीं थी। धैर्यवान, सहनशील और बेपढ़ी लिखी थी। आधुनिक और जिद्दी थी। अहंकारी और कड़क थी। बताइए क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा कैसा स्वभाव था माँ का? धैर्यवान, सहनशील और बेपढ़ी लिखी थी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका आता है, इंदौर में लेखिका के पिताजी को सबसे ज्यादा यश और प्रतिष्ठा किस काम से मिली थी? क्या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? अंग्रेजी विषय कोश या डिक्शनरी के निर्माण से मिली थी? व्यापार से मिली थी? या जमींदारी से मिली थी? किस चीज से मिली थी? और धोखा भी इसी चीज से मिला था। प्रतिष्ठा तो मिली थी पर धोखा भी मिला था, क्योंकि पैसे नहीं मिले, केवल क्या मिला? यश मिला। तो कौन सा वो काम था? वो था अंग्रेजी विषय कोश के निर्माण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, अजमेर आने के बाद पिताजी का स्वभाव शक्की, क्रोधी और अहंकारी क्यों हो गया था? पहले तो दरिया दिल आदमी थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अजमेर आए तो उनका स्वभाव बदल गया। क्यों बदला? बीमारी के कारण बदला, आर्थिक तंगी, राजनीति में हारने के कारण, या बुढ़ापे के कारण? कौन सा सही है? चारों तो सही नहीं हो सकते हैं, कौन सा सही है बताइए? आर्थिक तंगी और अपनों के दिए हुए धोखे के कारण आदमी कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, क्रोध आता है उसे छोटी छोटी बातों पर। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? पिताजी के साथ हुआ। किसके? लेखिका के। क्या नाम है लेखिका का? मनु भंडारी। सातवां क्वेश्चन, लेखिका के पिताजी रसोई घर को किस नाम से पुकारते थे? अभी हमने डिटेल में चर्चा करी थी। किस नाम से पुकारते थे? पाकशाला बोलते थे, अन्नपूर्णा घर बोलते थे, भटियार खाना बोलते थे, या रसोई भवन बोलते थे? ये भटियार खाना बोलते थे, सभी को याद होगा, इतनी लंबी बात करी थी हमने। आठवां क्वेश्चन, लेखिका के मन में बचपन में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बैठ गई थी? क्या बैठ गई थी बताइए? श्रेष्ठता की भावना थी क्या? या अमीरी का घमंड था? ये तो गरीबी में जीते थे तो अमीरी का घमंड तो हो ही नहीं सकता। पढ़ाई कर रहा था? या हीन भावना, साबले और तुलना के कारण? तो ये भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो लेखिका के मन में बचपन में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बैठ गई थी? हीन भावना की कॉम्प्लेक्सिटी बैठ गई थी। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, पिताजी हमेशा मनु की तुलना उनकी किस बड़ी बहन से करते थे, जिसके कारण क्या हुआ? हीन भावना पैदा हुई। किस बहन से करते थे? क्या नाम था उसका? सुलोचना, सुशीला, सरिता या माधुरी? क्या नाम था उसका? नाम था भाई साहब सुशीला। सुलोचना नहीं था, सरिता नहीं था, माधुरी नहीं था, तो क्या बचा? सुशीला। सुशीला कैसी थी? गोरी थी, हष्टपुष्ट थी, दिखने में अच्छी थी, इसलिए क्या होता था? बड़ी बहन से तुलना होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला। 10वां क्वेश्चन, मनु भंडारी ने अजमेर के किस कॉलेज में दाखिला लिया था? बोला था याद रखना, सोफिया कॉलेज था क्या? सावित्री गर्ल्स कॉलेज था? सरकारी मॉडल कॉलेज था? या नेहरू कॉलेज था? कौन सा कॉलेज था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सावित्री गर्ल्स कॉलेज। मनु भंडारी जी ने अजमेर में किस कॉलेज में दाखिला लिया था? सावित्री गर्ल्स कॉलेज में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका लेक्चरर का नाम क्या था? जो हिंदी की प्राध्यापिका थी उनका नाम क्या था? शीला अग्रवाल था, मीरा सेन था, सरोज वर्मा था, या अनीता शर्मा था? अभी सभी ने पढ़ा, एक ही नाम आया था, शीला अग्रवाल। तो लेखिका का क्या नाम था? मनु भंडारी। लेक्चरर का नाम क्या था? शीला अग्रवाल। अब 12वां क्वेश्चन, शीला अग्रवाल ने लेखिका के भीतर दबे जोश को किस में बदल दिया? नौकरी की चाह में बदला, आंदोलन के लाभे में बदला, लेखन के डर में बदला, या एकांतवास में बदला? क्या सिखाया शीला जी ने मनु को? आंदोलन। अपने अंदर की जो आंख थी उसे क्या किया? भड़काया और उन्हें आंदोलन के लाभे में बदल दिया। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, लेखिका ने शीला अग्रवाल की प्रेरणा से किन प्रसिद्ध लेखकों को पढ़ना शुरू किया और जिसके कारण ही क्या हुआ? उनका जोश बढ़ने लगा। क्या वो प्रेमचंद्र को पढ़ती थी,
जैनेन्द्र को अज्ञे को यशपाल जी को पढ़ती थी, या कबीर तुलसी सूरदास को पढ़ती थी, महादेवी वर्मा को या हरिवंश राय बच्चन को? किसे पढ़ती थी वो पढ़ती थी प्रेमचंद्र को। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब। यह जो आत्मकथ्य है, देखिए क्या है, यह विधा क्या है, आत्मकथ्य है। मुख्य रूप से किस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के इर्द गिर्द घूमता है? 57 के, 20-22 के, 46 के या 30 के? अभी हमने पढ़ा एडमिशन कब लिया था मनु ने? 1945 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो ये किस समय की घटना है? 46-47 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज प्रशासन ने मनु भंडारी सहित कितनी छात्राओं को कॉलेज से सस्पेंड किया था? जब पिताजी आनंद फानन में कहां पहुंच गए थे? कॉलेज पहुंच गए थे। कितने बच्चे थे? 3 लड़कियां थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 लड़कियां। इसके बाद 16th क्वेश्चन, कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत सुनकर पिताजी के मन में क्या भाव आए? वे बहुत दुखी हुए, गुस्से से लाल हो गए, उनके भीतर एक अजीब सा गर्व और खुशी थी, उन्होंने मनु को घर से निकाल दिया। देखिए जब वो घर से निकले तो कैसे निकले? गुस्से में निकले। और जब प्रिंसिपल के पास गए, ये प्रिंसिपल जी खड़े हैं, प्रिंसिपल ने उनसे कहा, इसके बाद वो कैसे हो गए? गर्व, ठीक है, गर्व और खुशी में उछल पड़े कि मेरी बेटी के कारण मेरी बेटी में इतनी नेतृत्व करने की क्षमता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने पिताजी से क्या कहा था जिससे उनका अहंकार संतुष्ट हुआ? आपकी बेटी पढ़ाई में कमजोर है, आपकी बेटी के एक इशारे पर लड़कियां क्लास खाली कर देती हैं, आपकी बेटी कॉलेज अनुशासन तोड़ती है, या आपकी बेटी शांत रहती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एक इशारे पर लड़कियां क्लास खाली कर देती हैं। 18th क्वेश्चन, चौराहे पर मनु भंडारी का तूफानी भाषण सुनकर किसने पिताजी को घर आकर बधाई दी? प्रिंसिपल साहब आए थे क्या? अंबालाल जी आए थे, शीला अग्रवाल आई थी, या मोहल्ले के लोग आए थे? तो सभी को याद होगा कौन आया था यहाँ पर? अंबालाल जी आए थे। इसके बाद 19th क्वेश्चन, 19वां, कॉलेज वालों ने हुड़दंग के डर से किस क्लास के शुरू होने से पहले ही लड़कियों को निकाला था? देखिए ये जो आत्मकथ्य है, इसके अंत में लेखिका बोलती हैं कि हमें जब कॉलेज से निकाला था, कहां से निकाल दिया था इन्हें? कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया था, तो इतना दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद जो खुशी थी वो बहुत बड़ी थी। 1947 में क्या हुआ था? हमारा भारत देश आजाद हो गया था। तो इसकी जो खुशी थी उसके सामने इसका दुख क्या हो गया? बहुत छोटा पड़ गया। तो कब निकाल दिया था लड़कियों को? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए में? लड़कियों को भाई साहब इन्होंने फाइनल ईयर में क्या कर दिया था? रस्टिकेट कर दिया था, बाहर कर दिया था। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, इस कहानी का अंत किस ऐतिहासिक और सबसे बड़ी खुशी के साथ होता है? लेखिका की शादी हो जाती है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है, पिताजी क्या वापस इंदौर पहुंच जाते हैं, या कॉलेज में दोबारा दाखिला मिल जाता है? क्या होता है? यहां पर हमारा देश आजाद हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 20 क्वेश्चन। अब आपके जितने भी नंबर आए हो वो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा उसे। और भाई चैनल पे एक छोटी सी सब्सक्राइब की बटन है, शायद आपको दिख रही होगी, नीचे होगी, तो उसको क्या करना है, आपको प्रेस करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। और जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और नई नई क्लासें लेकर आएंगे। तो भाई प्लीज़ जो है हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा, और भी बच्चों की मदद होगी। यदि ये कहानी जो है बच्चों को नहीं मिल रही होगी तो आपके लाइक करने से उन तक भी पहुंचेगी और वो लोग भी क्या करेंगे, इसे पढ़ लेंगे। तो दूसरों का भी क्या कीजिए, आप भला कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।